सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। चलें सारे बच्चे कलम और कापी निकाल लें। यस सर। कापी और कलम निकाल लें। मेरे साथ व्याकरण पढ़ा रहे हैं, व्याकरण को नोट करते चले जाएं। पिछली कक्षा में मैंने जो अलंकार पढ़ाया था, अलंकार समाप्त हो चुका है। यस सर। हाँ, अलंकार समाप्त हो चुका है। और सारे बच्चे कापी और कलम निकालें और मेरे साथ पढ़ते जाएं और लिखते भी जाएं। ठीक है सर। लिखने के साथ साथ समझना बहुत जरूरी है। लिखना भी है और जो बोल रहा हूं उसको समझना भी है। ठीक है? यस सर। यस सर। जिससे प्रश्न पूछेंगे वही जवाब भी देगा। भूमि ध्यान देना। चलो यस सर। देखो, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण देखो किसके यहाँ से आवाज आ रही है? आवाज नहीं आना चाहिए। शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो दो भागों में पढ़ते हैं। पहला विकारी शब्द के रूप में, विकारी शब्द के, मेरे साथ नोट करते जाओ, विकारी शब्द के रूप में। दूसरा अविकारी शब्दों के रूप में। अविकारी शब्दों के रूप में हम जानते हैं विकारी शब्दों को हम चार भागों में पढ़ते हैं। पहला संज्ञा के रूप में, दूसरा सर्वनाम के रूप में, मेरे साथ नोट करते जाएं। तीसरा विशेषण के रूप में और चौथा क्रिया के रूप में। क्रिया के रूप में अविकारी में पढ़ते हैं संबंध बोधक, अव्यय के रूप में। दूसरा पढ़ते हैं संबंध बोधक। पहला पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के रूप में बेटा। पहला पढ़ते हैं क्रिया, यस सर। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के रूप में क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा पढ़ते हैं संबंध बोधक के रूप में, संबंध बोधक अव्यय के रूप में। तीसरा पढ़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा पढ़ते हैं विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में। विस्मयादि बोधक के रूप में। सरसरी निगाह से सुन लें। और निपात। हाँ बेटा, निपात जो है इसको माना जाता है अव्यय में भी। यस सर। इसको पांच निपात होते को हैं। भी अव्यय भी गिना जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ध्यान से सुन लो, सबकी परिभाषा मेरे साथ सुनते रहें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाते हैं। क्रिया, चलना फिरना, हंसना, बोलना, खेलना, ये सारी क्रियाएं हैं।
क्रिया की जो विशेषता बतलाता है क्रिया विशेषण कहलाता है। संबंध संज्ञा व सर्वनाम का जो संबंध बताता है, का बोध कराता है, वो संबंध बोधक होता है। समुच्चय का मतलब होता है समूह का जो बोध कराता है, समूह का जो बोध कराता है वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। विस्मय धन आदि से बना है। विस्मय का मतलब होता है अचरज, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, करुणा, दया, विस्मय आदि का जो बोध कराता है वह विस्मय आदि बोधक कहलाता है। इतना नोट कर लिए? यस सर। एक मिनट, मेरे साथ नोट करते जाओ। पहले तो क्रिया विशेषता, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जो अव्यय होता है, क्रिया विशेषण जो अव्यय होता है, यहां से लिखते हैं कि आगे इसके लिखते चले जाएंगे। देखो मेरे साथ लिखो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। इसके बाद संबंध, संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद बोधक अव्यय। उसके बाद विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। जो क्रिया की विशेषता बतलाए, जैसे मैंने लिख दिया कि राम धीरे चलता है, राम धीरे चलता है, तो ये क्रिया के ठीक पहले ये जो धीरे शब्द है क्रिया की विशेषता को बतला रहा है। क्या कर रहा है? क्रिया की विशेषता को बतला रहा है। इसलिए ये क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण हो गया। अब इस ये चूंकि अविकारी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिसे मैंने लिख दिया सीता धीरे चलती है। अब देखें यहाँ क्रिया तो बदल गई, स्त्रीलिंग हो गई, सीता भी स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन इस धीरे शब्द में कोई बदलाव नहीं आया। धीरे शब्द में कोई बदलाव नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये तो अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, क्रिया की विशेषता को बतलाता है। ठीक है। अब यहाँ देखो, बोधक का मतलब होता है बोध कराने वाला। नोट कर लो, बोध कराने वाला। बोधक माने बोध कराने वाला। समुच्चय का मतलब होता है कराने वाला, समूह। समुच्चय का मतलब होता है समुदाय, समूह। और Yes, sir. विस्मयाद का मतलब समूह या समुदाय। अब विस्मय प्लस आदि से बना है शब्द विस्मयादि। विस्मय का मतलब होता है अचरज, अचरज, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, आश्चर्य। हर्ष। ठीक है। यस सर। अचरज और Yes, sir. आश्चर्य। अब परिभाषा सबकी सुन लो। जो संबंध का बोध कराए उसे संबंध बोधक कहते हैं। किसका बोध कराएगा? संबंध का। संबंध का, किसका बोध कराएगा? संबंध का। संबंध का। तो अब संबंध बोधक, संबंध का बोध कराने वाले अव्यय पद संबंध बोधक अव्यय कराते हैं। किसका बोध कराएगा? संबंध। लिखो, मेरे साथ लिखो, संबंध का बोध कराने वाले
अव्यय पद, अव्यय पद, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, कहलाते हैं। कौन बच्चा शोर कर रहा है? कौन बच्ची शोर कर रही है बेटा? ऐसा ना करो, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, शोर नहीं करना है। ध्यान से लिखो, ध्यान से समझने का प्रयास करो। संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अच्छा, इसका प्रयोग जो है हम पहचानेंगे कैसे? तो कोष्ठ में लिख लो, मेरे साथ लिख लो। इनका प्रयोग, हम इनका प्रयोग दो संज्ञा व सर्वनाम, सर्वनाम पदों के मध्य होता है। मेरे साथ लिखो, इनका प्रयोग दो संज्ञा व सर्वनाम पदों को ऐसे कर लो, पदों को जोड़ने हेतु किया जाता है। जोड़ने हेतु दिख नहीं रहा है उधर, किया जाता है। अब बोल रहे हैं ना, सुन लो। इनका प्रयोग दो संज्ञा व सर्वनाम पदों को जोड़ने हेतु किया जाता है। क्या किया जाता है? संज्ञा व सर्वनाम को जोड़ने हेतु किया जाता है। जैसे भूमि के लिए अनीता परेशान है। अनीता परेशान है। अब देखो, ये भी संज्ञावाचक पद है, अनीता भी संज्ञावाचक पद है, लेकिन जो बीच में ये के लिए लगाया गया, ये जोड़ने हेतु लगाया गया। ये दो संज्ञा परिभाषा तो ये हो गया, लेकिन पहचानने हेतु मैंने जो लिखवाया है तरीका कि इसका प्रयोग दो संज्ञा सर्वनाम पदों को जोड़ने हेतु किया जाता है। तो संज्ञा पद भूमि है, यह भी अनीता भी भूमि है, इसके मध्य के लिए यदि हमने जोड़ दिया तो ये के लिए जो है संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। इतनी सी बात पहचान में आ गई। इसके कुछ योजक चिन्ह है। यस सर। इसके योजक चिन्ह है, लिख लो, मेरे साथ लिख लो। हाँ, लिख लो। बिना, बगैर, अलावा, अतिरिक्त, वास्ते, बिन, बदले, पलटे, एवज, आगे पीछे, इधर उधर, जैसे जैसे, वैसे वैसे, आदि। फिर एक बार और बोलिए। लिख लो। हेतु, लिए, कारण, आखिर, मारे, चलते, संग, साथ, सहित, सहचर। सहचरण शब्द है, सहचर नहीं, सहचरण। आगे पीछे, इधर उधर, अतिरिक्त, वास्ते, इस तरह के आदि शब्द
अव्यय आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये तरीका दोनों लिख लो। संबंध का बोध कराने वाले अव्यय पद संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। ये तो परिभाषा के संदर्भ में हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है कि वाक्य में प्रयोग की स्थिति को समझा जाता है। वाक्य में प्रयोग की स्थिति को समझा जाता है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग की स्थिति के अनुसार हम पहचान करते हैं किसी भी अभिकारी शब्दों को। बहुत महत्वपूर्ण चीज, वाक्य में प्रयोग की स्थिति के अनुसार हम इसकी पहचान करते हैं। यदि इसका प्रयोग दो संज्ञा और सर्वनाम पदों के मध्य में यदि जोड़ा जाएगा, अभी हम बताएंगे, और समुच्चय में भी जोड़ा जाएगा, और ये और यदि दो संज्ञा के मध्य में जोड़ दिया जाएगा तो यही और संबंध का बोध कराने लगेगा। केवल स्थिति को समझो, केवल हमें स्थिति समझना है। ठीक है, वाक्य में प्रयोग की स्थिति क्या है, Yes, और वह अभिकारी शब्द, वह अव्यय शब्द न कहकर पद कहो, गंभीरता बढ़ जाएगी, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। पद कहलाते हैं। अब देखो, समुच्चय बोधक, समुच्चय का मतलब मैंने अभी कहा कि क्या होता है, समूह होता है। तो समूह का बोध कराने वाले, परिभाषा लिखो, समूह का बोध कराने वाले अव्यय पद समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ये तो परिभाषा के संदर्भ में हो गया, ये तो परिभाषा के संदर्भ में हो गया। लेकिन हम इसे पहचानने के लिए क्या करेंगे, तो समूह का बोध, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। बहुत अच्छा, वाक्य कहते हैं। अब देखो, ये मैंने कोई वाक्य बना दिया, वाक्य, ये कोई वाक्य मैंने लिख दिया, यहाँ पूर्ण विराम कर दिया, वाक्य हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। हो गया। यस सर। लेकिन ढेर सारे मैंने इसमें 2 से 3 उपवाक्य लिख दिया। 2 से 3 क्या लिख दिया, उपवाक्य लिख दिया। क्या लिख दिया, वाक्य। नोट करो इस तरह से, उपवाक्य मैंने क्या उपवाक्य लिख दिया, यहाँ भी उपवाक्य लिख दिया। नियम समझो, उदाहरण सारे हल हो जाएंगे। नियम समझ जाओगे, उदाहरण स्वतः हल हो जाएंगे। ये उपवाक्य हो गया। और इन उपवाक्यों के मध्य में जो योजक चिन्ह आएगा, जो अभिकारी आएगा, जो अव्यय पद आएगा, जो उपवाक्यों को जोड़ने के मध्य में, जो उपवाक्यों को जोड़ने के मध्य में योजक चिन्ह आएगा, वही समुच्चय बोधक कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक कहलाएगा। अब देखो, जैसे मैंने लिख दिया, ये नोट हो गया, परिभाषा नोट हो गया। यस सर। बहुत अच्छा। अब देखो, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया, किसी का नाम जैसे मैंने लिख दिया कि रोशनी पढ़ती है,
पढ़ती है लेकिन रोशनी पड़ती है लेकिन भूमि सोती है तथा अर्पिता खेलती है तो देखो ये एक उपवाक्य हो गया। रोशनी पड़ती है, भूमि सोती है तथा अर्पिता खेलती है। तो ये तीन मैंने क्या कर दिया, उपवाक्य बना दिया। ये तीन क्या हो गया, उपवाक्य। और इस उपवाक्यों के मध्य में जो जोड़ने का काम किया तथा और लेकिन, यही कहलाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। इतनी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन यदि मैं लिख दूं, अब देखो जैसे मैंने लिख दिया कि राकेश अल्प विराम, या लिख दिया राकेश और श्याम पढ़ते हैं लेकिन सोहन सोता है और मोहन खेलता है। अब मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया इस और पर। बताओ कौन और किसका बोध करा रहा है? सर पहला वाला और संबंध का बोध करा रहे हैं और सर दूसरा वाला समुच्चय का बोध करा रहे हैं। Yes, sir. जब हम 10th में चलेंगे तो ये इसी का पद परिचय पूछा जाएगा। अब समझ में आया? यस Yes, सर। sir. ये sir. दो संज्ञावाचक पद हैं। दो संज्ञावाचक पद या संज्ञा या सर्वनाम के मध्य में जो भी योजक आ जाए, अब योजक याद करने की जरूरत नहीं है, हम वाक्य की स्थिति को समझेंगे। हम वाक्य में प्रयोग की स्थिति के अनुसार ही, वाक्य में प्रयोग की जो स्थिति के अनुसार ही हम इसकी पहचान करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यही Yes, sir. और जो है हम उदाहरण में पढ़ते हैं कि समुच्चय का बोध कराता है, लेकिन वही और यदि संज्ञा व सर्वनाम को जोड़ दे तो संबंध बोधक अव्यय होगा। तो उसके मध्य में आ जाएगा तो संबंध आएगा। ठीक है, संबंध बोधक होगा। इसके भी जैसे लेकिन किंतु परंतु और जैसे अव्यय पद आते हैं, अथवा तथा एवं वरन बल्कि इसलिए जो, लेकिन ये याद करने की स्थिति नहीं आएगी। मेरे बच्चे यदि नियम समझ जाएंगे तो ये सारा सवाल हल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. ये तो हम पहचान गए, बहुत अच्छे पहचान गए। अब देखो, अब ये एक उपवाक्य हो गया और उपवाक्य के मध्य में लेकिन आया, और ये इस उपवाक्य के मध्य में सोता है और मोहन खेलता है, ये दो उपवाक्यों के मध्य में आया तो ये समुच्चय का बोध कराया। समुच्चय बोधक होगा। का ये दो संज्ञावाचक पदों के मध्य में आया, इसलिए ये संबंध का बोध करा रहा है। बोधक होगा। संबंध का बोध करा रहा है। बहुत अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, इस समुच्चय बोधक को
हम दो भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में पढ़ते हैं? दो भागों में। एक समानाधिकरण समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययबोधक अव्यधिकरण समुच्चय बोधक और अव्यधिकरण दूसरा समुच्चय व्याधिकरण व्याधिकरण समुच्चय व्याधिकरण अव्ययबोधक समुच्चय बोधक बोधक ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक बोधक अव्यय बोधक अव्यय अव्यय बोधक अव्यय। इसको हम संयोजक के रूप में जानते हैं। संयोजक नोट करो, समानाधिकरण को संयोजक के रूप में जानते हैं और व्याधिकरण को विभाजक के रूप में, विभाजक के रूप में। विभाजक का मतलब होता है अलग करना, अलग करना और संयोजक का मतलब होता है जोड़ना। संयोजक का मतलब होता है जोड़ना। नोट कर लो, दो भागों में पढ़े। अब वाक्य की स्थिति को देखो, एक और तरीका समझने का समझ जाओ। संरचना के आधार पर वाक्य को जब हम तीन भागों में पढ़ते हैं तो सबसे पहला वाक्य आता है साधारण वाक्य। दूसरा आता है संयुक्त वाक्य और तीसरा आता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य नोट करते रहो, तभी समझ में आएगा। साधारण वाक्य में तो ठीक है, एक कर्ता होगा प्लस कर्म होगा प्लस क्रिया होगी, या कर्ता क्रिया हो जाए या कर्ता कर्म क्रिया, तब वाक्य पूर्ण होता है। कर्ता हो, कर्म हो, क्रिया हो, इतने बात समझ में आ गया। लेकिन संयुक्त वाक्य जो होते हैं उपवाक्यों से बनते हैं। किससे बनते हैं? उपवाक्यों से बनते हैं। और इन्हीं उपवाक्यों के मध्य में जो जोड़ा जाता है वह समुच्चय बोधक होता है। और मिश्र वाक्य भी उपवाक्यों से बनते हैं। मिश्र वाक्य भी उपवाक्यों से पढ़ते हैं। यहाँ जो है किसी एक उपवाक्य को हटा देंगे। संयुक्त वाक्य में किसी भी एक, ध्यान से सुनो बेटा, संयुक्त वाक्य में किसी भी एक उपवाक्य को हटा देंगे तो दूसरे उपवाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ हटा देंगे तो उपवाक्य पर प्रभाव पड़ेगा। यही संयोजक और विभाजक के रूप में हम जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। सारे बच्चे नोट कर लिए? यस सर। अब हमें क्या पढ़ना है? विस्मयादि बोधक। अब विस्मयादि का मतलब होता है आश्चर्य या अचरज। तो हम लिखेंगे विस्मयादि बोधक की परिभाषा, आश्चर्य या अचरज पदों का बोध कराने वाले। आश्चर्य या अचरज, मेरे साथ नोट करो इसकी परिभाषा। आश्चर्य या अचरज आदि पदों का बोध कराने वाले यहाँ लिखो आश्चर्य अचरज आदि का बोध कराने वाले पद विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि
अव्यय कहलाते हैं। याद हो जाएगा परिभाषा। आश्चर्य अचरज Yes, sir. Yes, sir. कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक। बोधक। अब इसमें आश्चर्य है, जिसमें हर्ष है, शोक है, घृणा है, करुणा है, दया है, विस्मय है। हर्ष का बोध कराने वाले हर्ष बोधक कहलाते हैं। शोक का बोध कराने वाले शोक बोधक कहलाते हैं। करुणा का बोध कराने वाले करुणा बोधक कहलाते हैं। शोक का बोध कराने वाले शोक बोधक, घृणा का बोध कराने वाले घृणा बोधक कहलाते हैं। इसे मैंने लिख दिया वाह। ये देखो विस्मयादि चिन्ह हो गया, वाह कितना सुंदर, कितना सुंदर, वाह कितना सुंदर विद्यालय है, वाह कितना सुंदर विद्यालय है। तो इसकी स्थिति क्या होती है कि वाक्य के पूर्व में, वाक्य के पूर्व या पहले जोड़ा जाता है। विस्मयादि बोधक क्या कहाँ जोड़ा जाता है? वाक्य के पहले जोड़ा जाता है। पहले ऐसा नहीं करेंगे उफ कितनी गर्मी है, यदि हम कहें कि गर्मी उफ कितनी है तो वाक्य गलत हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। अब हम देखेंगे इसको एक लाइन में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको समझो, सबकी स्थिति कैसे जोड़ी जाएगी। मेरे साथ चार्ट बनावे, नोट करें, ये तरीका नोट कर लें, सबको पहचानने का तरीका नोट कर रहे हो। देखो एक पूरा वाक्य हो गया। क्या हो गया? वाक्य हो गया। ये एक वाक्य हो गया, ठीक है। इसमें ये एक उपवाक्य हो गया, ये एक उपवाक्य हो गया, ये एक उपवाक्य हो गया। क्या हो गया? नोट कर लो, उपवाक्य। उपवाक्य। यहाँ भी एक उपवाक्य हो गया, यहाँ भी एक उपवाक्य हो गया। अब इन उपवाक्यों के मध्य में जो योजक चिन्ह आएगा वो क्या कहलाएगा? बोलो बेटा। समुच्चय बोधक। तो लिख लो समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय होगा। अव्यय। अब बताओ इस उपवाक्य के मध्य में, इस संबंध बोधक। वाक्य के मध्य में जो योजक चिन्ह आएगा, तो संबंध बोधक। चलो लिख लो संबंध बोधक अव्यय। बहुत अच्छा, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, बहुत अच्छा, अव्यय। और इस उपवाक्य में क्रिया के पहले यदि कोई योजक आ जाए, क्रिया के पहले कोई अभिकारी शब्द आ जाए, क्रिया विशेषण। कोई पद आ जाए तो लिख लो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण लिख लो, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और इस उपवाक्य के पूर्व में पहले कोई वो योजक आ जाए, अभिकारी शब्द आ जाए, कोई अभिकारी पद आ जाए, उपवाक्य के पूर्व में आ जाए, पहले आ जाए, बोधक होगा। हाँ लिख लो विस्मयादि। विस्मयादि बोधक। हाँ विस्मयादि बोधक अव्यय, बोधक अव्यय, ठीक है। इसी तरह यहाँ क्रिया के पहले कोई अभिकारी पद आ जाए तो क्रिया हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। मध्य में आ जाए तो संबंध हो जाएगा, और उपवाक्य के पूर्व में आ जाए तो विस्मयादि हो जाएगा। इसमें आदि। अब हम पहचान जाएंगे, पहचान जाएंगे। यस सर। में है इसको देख लेना, हम पहचान Yes, जाएंगे खूब अच्छे से। कितना और समय रह गया है? कितना और समय रह गया है? 5 मिनट। सर 5 मिनट। इतनी बात समझ में आ गई? सर सर इतनी- 5 मिनट। यस सर। इतनी बात समझ में आ गई क्या? आगे बेटा। यस सर। यस सर। उपवाक्यों के मध्य में जो योजक पद आएगा, जो अभिकारी पद आएगा, वह समुच्चय का बोध कराएगा। उपवाक्य के मध्य में जो समुच्चय अभिकारी बोधक। पद आएगा
संबंधबोधक वह जो है संबंध बोधक कहलाएगा। क्रिया के पहले जो अभिकारी पद आएगा क्रिया विशेषण कहलाएगा। उपवाक्य के पूर्व में जो पद आएगा वह विस्मयादि बोधक कहलाएगा। बोधक ठीक है। कहलाएगा। अब एक और नियम लिख लो, मेरे साथ नोट करते जाओ। संबंध बोधक एक ही वाक्य में, संबंध बोधक एक ही वाक्य में, एक ही वाक्य में, एक ही वाक्य में मेरे साथ नोट करो बेटा। एक ही वाक्य में दो पदों के मध्य होता है। एक ही वाक्य में दो पदों के मध्य होता है, मध्य होता है। नोट कर ले, Yes, sir. नोट कर ले। और समुच्चय बोधक में क्या होता है कि दो उपवाक्यों के मध्य में होता है। दो उपवाक्यों के मध्य में होता है। क्या होता है मध्य में? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक पद होता है। समुच्चय बोधक पद जो जोड़ता है वो होता है। अब विस्मयादि बोधक में लिख लो, ये वाक्य के आरंभ में या पूर्व में या पहले वाक्य के Yes, sir. पहले जो पूर्व में, पूर्व या पहले होता है। Yes, sir. पहले होता है। इतनी बात समझ में आ गई? और मध्य लिखे हैं क्रिया विशेषण यहाँ सर, मध्य लिखे हैं वहाँ। ऊपर है। क्या बेटा? पहले होता है। सर ऊपर मध्य लिखे हैं। हाँ, मध्य माने बीच में, दो Yes, sir. वाक्यों के मध्य में होता है, बीच में। यस सर। और यहाँ लिख लो क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया से पहले होता है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कहाँ होगा? तो क्रिया से ठीक, पहले, ठीक क्रिया से पहले से पहले पहले होता है। पहले अभिकारी शब्द अब समझ में आ गया, कहाँ कहाँ प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा, Yes, Yes, sir. sir. सबको समझ में आ गया बेटा? Yes, Yes, sir. सर साइड। हाँ, लिख लो बेटा, लिख लो। संबंध बोधक एक ही वाक्य में दो पदों के मध्य होता है। समुच्चय बोधक दो वाक्यों के मध्य में होता है। विस्मयादि बोधक वाक्य के पहले होता है। और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जो होता है ठीक क्रिया से पहले जोड़ा जाता है। जैसे मैंने वाक्य की स्थिति को बता दिया था, वाक्य की स्थिति को क्या किया था, बता दिया था। देखो ये मध्य है, दो उपवाक्यों के मध्य है, उपवाक्य के मध्य है। यहाँ भी उपवाक्य है, इस उपवाक्य के मध्य है। ये भी उपवाक्य है, उपवाक्य है। इस उपवाक्य के मध्य में, उपवाक्य के मध्य में ये क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक। इसके मध्य में संबंध समुच्चय बोधक बोधक। क्रिया के पहले